देश के खातिर हमारी जान दे कुर्बानी। Thanks to ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು इस जलसे के मोहतरम सदर साहब मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहतरम डॉक्टर साहब और उनके तमाम अरकान, इस डायस में बैठे हुए हमारे बड़े सीनियर साथी और कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन सलमानकर जी, हमारे बहुत सीनियर साथी राज्यसभा के मेंबर चंद्रशेखर मूर्ति जी, हमारे लोकसभा के संसद से हमारे पुराने साथी श्री शेखरप्पा जी, इस महफिल में बैठे हुए बहुत अच्छे मुकर्रर, मुझे अफसोस है कि आज उनकी तकरीर सुनने को नहीं मिली, डॉक्टर परमेश्वर, इस डायस में बैठे हुए हमारे इस वक्त के गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब, आए हुए तमाम हाज़रीन जलसा और डायस में बैठे हुए मोहतरम साथियों, आज के इस महफिल में, आज के इस जलसे में हमारे मोहतरम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुजाहिदीन आज़ादी, तमाम रिटायर्ड टीचर साहबान, तमाम टीचर साहबान, आए हुए मौजूद हाज़रीन, प्यारे बहनों और साथियों, मैं बहुत मशहूर हूँ मौलाना आज़ाद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की और खासतौर से हमारे बीच बैठी बहन नानमा शेखर मूर्ति और उनके तमाम साथियों की कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज 111वीं जो हमारे मौलाना आज़ाद की बरसी आप लोग जो पैदाइश का 111वां साल मना रहे हैं, उसमें मुझे आने का मौका दिया और मुझे इसको पेश करने का मौका दिया। उनकी मुनासबत से मैं समझती हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतें इन शब्दों में बात पैदा होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारुफ कराना या उनके बारे में कुछ कहना, मैं समझती हूँ मेरी जैसी नानी के लिए बहुत मुश्किल। हजारों साल लंबी सब बेरूरी फिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिन जवाब पैदा। यही शख्सियत थी मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद की शख्सियत के साथ मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस जलसे का एहतमाम करने वाले तमाम लोगों को। मैं फर्दर सबके नाम भी नहीं जानती, लेकिन मैं शुक्रिया फर्दर अदा करना चाहती हूँ कि मौलाना की नाम की मुनासबत से, मौलाना के नाम की मुनासबत से आपने जिन आज हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को नवाजा है, हमारे टीचर्स को नवाजा है, हमारे गवर्नमेंट सोशल वर्कर को नवाजा है, वो सब उनके साथ के साथ मेरे साथ। मौलाना क्योंकि एक सच्चे मुसलमान थे, इसलिए मैं समझती हूँ कि फिर से उनको बदल दी। मौलाना चाहे मैदान सियासत हो, चाहे मैदान सहाफत हो, या एक मुकम्मल इंसान जैसे थे, उनके जितने भी उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। अगर हर पहलू से रोशनी डाली जाए तो मैं समझती हूँ बहुत वक्त लगेगा और मैं अब आप साहबान के बहुत ज़्यादा वक्त का इम्तिहान देना भी नहीं चाहती, क्योंकि घंटों से आप बैठे हैं और अब मैं समझती हूँ कि वक्त का तकाजा भी यही है कि कम वक्त में कुछ बात आपसे की जाए। मौलाना की शख्सियत जितनी दफ़ा आप पढ़िए देखिए, और मुझे ये एतराफ़ करने में कोई मैं समझती हूँ तकल्लुफ़ नहीं है कि जो हमारे ये कैरेक्टर्स थे, जो हमारी ये कदावर शख्सियतें थी, न सिर्फ मौलाना बल्कि और भी बहुत सी ऐसी कदावर शख्सियतें थी कि मैं समझती हूँ कि हमारी कमी रही कि उनका सही तारुफ, उनका सही इंट्रोडक्शन हमने नौजवान नस्ल से नहीं करा। आज उनका क्या किरदार था, उनकी क्या सोच थी, उनके क्या काम थे, उनकी क्या सेक्रीफाइसेस थी, बहुत कम लोग जानते। जिन्होंने उनके साथ काम किया, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कल मैं
मुझे बड़ी खुशी है कि मैं निजलंगप्पा के जी के यहाँ अपनी रिस्पेक्ट पे करने उन्हें गई। उन्होंने उस मुख्तसिर से अपने में न जाने कितनी बातें मुझे बताई, हमारे मौलाना आजाद के ताल्लुक से, रबी अहमद मिर्ज़ाई साहब के ताल्लुक से, पंडित नेहरू के ताल्लुक से, पटेल साहब के ताल्लुक से। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम मौलाना का जश्न पैदाइश मना रहे हैं तो वो सिर्फ रस्मी बात नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या उनकी जिंदगी से सीखना है वो हमारे सामने होना चाहिए। मौलाना तो बहुत कम उम्र के थे जब वो सियासत में आए, मेरे ख्याल में 15 वर्ष की उम्र होगी जब उन्होंने तकरीरें करनी शुरू की, और उसी तरह से जो उनकी अहमियत और जो उनका रिसेप्शन उस वक्त 15 वर्ष की उम्र में हुआ वो आखिर वक्त तक कायम रहा। और मैं समझती हूँ मौलाना जिस वक्त तकरीर करने खड़े होते थे तो ब्रिटिश साम्राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की रूह कांपती रहती थी जब तक मौलाना की तकरीर खत्म नहीं हो जाती थी, वो चले नहीं जाते थे। क्या जादू था, क्या जोर था मौलाना की आवाज में, ये एक बड़ी भारी देन। मैं समझती हूँ कि आज के इस पुराशोर जमाने में मौलाना की जिंदगी से हमें बहुत सबक लेना है। अभी चंद्रशेखर मूर्ति जी आपसे कह रहे थे कि मौलाना मुल्क के बंटवारे के खिलाफ, सबको मालूम है कि मौलाना इस मुल्क का बंटवारा नहीं चाहता, बदकिस्मती थी ये मुल्क बटा, लेकिन मौलाना ने कभी हार नहीं मानी। वो बार बार उसके बावजूद कि उनकी राय नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी की राय के साथ उनको भी हाँ कहना पड़ा, और उसके बाद मौलाना ठाक हाथ में बैठे थे। मौलाना ने ये नहीं सोचा कभी कि हमें अब हमारी चूंकि राय ये नहीं थी इसलिए हमें बैठना चाहिए। मौलाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और ये उनकी जिंदगी से सीखने की बात। उन्होंने कभी किसी के सामने हिम्मत नहीं हारी। हमेशा जो उनकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी वो ये था कि सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ अपनी राय दी और उसके कायम रहे। या अगर दूसरे की राय में उनको सच्चाई नजर आती है तो उसको कबूल की। और मौलाना की मैं समझती हूँ ये इतनी बड़ी, बहुत उनमें सफात थी, लेकिन ये इतनी बड़ी एक क्वालिटी थी कि जिसको हमें याद रखना चाहिए और जिससे कुछ हमें सीखना चाहिए। मौलाना जो इस देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़े प्रयास और बड़ा मशहूर जो तकरीर है वो उन्होंने दिल्ली की वजारत चीजों से की, और मैं समझती हूँ कि उनकी दिल आवाज जो थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि वो मीना आसमान से उतर के कोई फरिश्ता अगर तुम मीरास ये रात करता है कि 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को आजादी दे सकती है, लेकिन शर्त ये है कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता से दस्तबरदार हो जाए। मौलाना ने कहा कि मुझे ऐसी आजादी मंजूर नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता के बिना हो, कोई आजादी हम नहीं ले सकते जब तक हमारी एकता कायम है। ये तो वो अल्फाज, ये था वो कैरेक्टर तो मौलाना। और आज मैं समझती हूँ कि आज सबसे बड़ी सोच जो आज मुल्क इस वक्त का तकाजा है वो तकाजा है कि हमारी एकता कैसे कायम है। और मैंने कल भी किसी जगह कहा था, आज मैं कहना चाहता कि हमारे इस हिंदुस्तान की ताकत कोई फौजी ताकत नहीं है, हिंदुस्तान की ताकत पैसे की ताकत नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत अगर हमारी है तो हमारा इतिहास और हमारी एकता, और उस इतिहास और एकता ने हमें आजादी की लड़ाई में कामयाबी दिलाई। हम खुशकिस्मत हैं कि आज फ्रीडम फाइटर हमारे बीच में मौजूद है। खुदा करे जितने भी फ्रीडम फाइटर जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी और लंबी उम्र दे और वो हमारे बीच में रहे, हमें कुछ सिखाने। आज हम इनके सामने क्यों अकीदत से सर झुका? अगर इन्होंने उस वक्त अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ कहा जाता है कि जिसका सूरज गरूब नहीं होता था, तो उसके खिलाफ उन्होंने जो अपना अलग बगावत उठाया तो उसका सिवा इन्हें क्या मिला? जो बेचारे शहीद हुए, जिन्होंने फांसियां पाई, जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में जान दी, जिन्होंने अंग्रेजों की राइफलों के सामने सीने ताने, उन्होंने हमें आज ये शर्फ बख्शा, ये हक बख्शा, और ये हमें के आज फक्त का एहसास होता है कि हम आजाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। किनकी कुर्बानियों को बदौलत? उस पुरानी नस्ल की कुर्बानियों को बदौलत।
آج میں نوجوانوں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کا فرض، آپ کی ذمہ داری اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، ایک کیسا ہندوستان 21ویں صدی میں قدم رکھنے والے ہیں؟ آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن، ہم اس ملک کو کیا دینے والے ہیں؟ اس ملک سے ہمیں کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن آج ملک کی پکار ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ٹوٹنے سے بچا، خدا کے لیے اس دیش کو ٹوٹنے سے بچائے۔ کیسا ہندوستان آپ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ایک ذات برادری کے کھانے میں بٹا ہوا ہندوستان، یا دھرم اور مذہب کی نفرت میں جلتا ہوا ہندوستان، یا ایک غربت کے کنویں میں سانس لیتا ہوا ہندوستان؟ کیسا ہندوستان آپ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جو ہمیں بھی اسی عادت اور عزت اور عادت یاد کرے جیسے ہم اپنے سوتنترتا سنگرام کی سیلانیوں کا دیا؟ کیا چھوڑ کے جانے والے؟ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا، جن لوگوں نے قربانیاں دی، وہ بھی آپ ہی کی طرح نوجوان تھے، چاہے وہ سردار شہید بھگت سنگھ ہو، چاہے چندرشیکھر آزاد ہو، چاہے اشفاق اللہ خاں ہو، چاہے بسمل ہو، کتنے نام میں گنا دوں، وہ نیو کا پتھر بن گئے، ان کو تو کچھ ملا نہیں، انہیں تو آپ کے لیے چھوڑ۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دیش کے لیے ہم کیا کریں جو یہ دیش ایک اور اکٹھا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی جان دی فرقہ پرست طاقتوں کو بنا۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے آزادی کی لڑائی میں جنہوں نے جانے دی، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، وہ سب ہماری سڑکوں پہ، وہ ان کا احسان رہتے دنیا تک یہ ہندوستان نہیں بھول سکتا۔ لیکن جنہوں نے آزادی کے بعد اپنی ویلیوز کے لیے، اپنی قدروں کے لیے جان دی، ان میں تھے چند شخصیت کے ایسی جن کا آج شہیدوں میں نام آتا ہے، جس میں مہاتما گاندھی تھے جنہوں نے فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف کیا۔ آج ہم لوگ سرکار وطن کی بھی کیا کہتے ہیں، شیر پڑھ دیتے ہیں کہ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشان۔ لیکن آج ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے موجودہ نسل کی، نوجوان نسل کی، کہ اس دیش کو بچائیں۔ اور میں نوجوانوں سے آج درخواست کرنا چاہتی ہوں، درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ پارٹی کے اوپر رکھیے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا کو نذرانہ عقیدت پر پیش کرنے کے لیے ہر پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو میں نوجوانوں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اٹھیے، اٹھ کے سامنے آئیے۔ آج ان فرقہ پرست طاقتوں کا چیلنج آپ قبول کیجیے کہ اس ہندوستان کو ہم فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، یہ ہماری منزل، یہ ہمارا مقصد۔ آج یہ چیز آپ کے بیچ میں آنی چاہیے۔ آج ہم سب کی بقا، ہم سب کا وجود، ہم سب کا اگر کہیں سے کچھ ہے تو ایکتا میں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کپڑا تانے والے کو ملا مل جائے، یہ ہندو مسلمان اس دیش کا گانا، اس تانے والے کو الگ کرنے کی کوشش خدا نہ کرے۔ میری ان طاقتوں سے درخواست جو اس دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے مت کھیلو، اس کو رہنے دو، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری ایکتا اور اتحاد ہے۔ اگر ہمیں ذات برادری اور مذہب اور دھرم کے خانوں میں بانٹو گے تو یہ ہندوستان کسی کے سپنوں کا ہندوستان رہنے والا نہیں ہے، نہ مہاتما گاندھی کے، نہ مولانا کے۔ اور جتنے بھی آپ لوگوں کا نام لے لیجیے، تو میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آج ملک اس قدار پہ پہنچا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں یہاں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ بار بار مجھے اندرا جی کا ایک جملہ نظر یاد رہتا ہے جو انہوں نے بار بار کہا کہ اندرا گاندھی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اندرا گاندھی رہے گی کہ نہیں، اندرا گاندھی کو اس کی فکر ہے یہ دیش رہے گا، یہ ملک رہے گا کہ نہیں۔ تو آج ہم اس قدار پہ پہنچے ہیں کہ آج جو قومیں اپنے لیڈران کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ماضی کو بھولتی ہیں، وہ قومیں بہت جلدی آگے بڑھنے میں اسمرتھ رہتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج وقت ہے کہ ہم یہ صرف رسمی چیزیں نہ منائیں، ان کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ آنے والی نسلوں کو کیا چاہیے، اس دیش کو کیا چاہیے، اور جہاں جہاں ہماری آواز جائے ایک ہی بات کہیں کہ اس دیش کی ایکتا کو قائم رکھو، اس دیش کے اتحاد کو قائم رکھو۔ سب سے بڑی ہماری وہ شکتی ہے، اگر وہ شکتی کمزور ہوگی تو یہ ملک کمزور ہوگا، اور اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کے رہنے والا ہر انسان کمزور ہوگا۔ اس کی آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو بنائے اور وہ
उनके कैरेक्टर की, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखिए तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो बड़े बड़े हमारे रहनुमा गुजरे हैं, उनमें 3-4 बातें बिल्कुल कॉमन आती। अभी हमारे एक फ्रीडम फाइटर ने आप कह भी रहे थे आजकल के नेताओं को, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी नस्ल थी उसमें 3-4 बातें बिल्कुल कॉमन होती। एक उनका कैरेक्टर, एक उनकी सच्चाई, एक बेबाकी से उनकी राय देना, और तीसरी चीज किसी भी वक्त वो सेक्रीफाइस कर सकते थे और सेक्रीफाइस करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी और आवाम के बीच में हमेशा रहते थे, उनके लफ्ज़ पहचानते थे। तो मैं समझती हूँ कि पुराने हमें और ज़्यादा ऐसे फंक्शन करना चाहिए, ना बड़े बड़े रहनुमाओं के उनके भी करें, साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया और जो बड़े रहनुमा बने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, बहुत से तो ऐसे हैं कि वो नींव का पत्थर बने में कोई नाम भी नहीं जानता। तो आज मौका है कि हम उनकी बातें बताएं, उनका कैरेक्टर बताएं और अपने नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग का काम शुरू करें। समाज में एक ऐसा खूबसूरत, मैंने कहा कि जितने हमारे रहनुमा थे उन्होंने किस शक्ल में इस हिंदुस्तान को देखा, उन्होंने इस हिंदुस्तान को एक बाप की शक्ल में देखा और जो उनका सपना कि हिंदुस्तान एक ऐसा बाप, एक ऐसा खूबसूरत बाप हो कि जिसमें हर रंग का फूल हो, हर खुशबू का फूल हो और हर रंग के फूल को, हर खुशबू के फूल को बराबर से खिलने का और झूमने का हक हासिल हो। एक ऐसे हिंदुस्तान का नक्शा हमारे रहनुमाओं ने देखा था, तो उस नक्शे को कायम रखना, उस नक्शे में रंग भरना, ये आज के नौजवान की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि नौजवान अपना फर्ज इस देश के लिए निभाएगा और बहुत से मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत से नेहरू, बहुत से पटेल, बहुत से और सारे नेता इसमें पैदा होंगे ताकि ये देश फिर से अपनी उसी मंजिल को छुए जिसका ख्वाब हमारे नेताओं ने देखा था। मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतना वक्त मुझे दिया और मेरी बात सुनी। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।